जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पारा चंपारण वाला में। मैं अभी आपका 15 मिनट में सभी सब्जेक्टों का रिवीजन करवाने के लिए आ रहा हूं। और अभी आपने पिछले क्लास में देखा था, यानी कि पिछले दिन आपने देखा कि संविधान का 15 मिनट में रिवीजन। आज आप लोग देखने वाले हैं पॉलिटी, यानी कि राजनीति शास्त्र का 15 मिनट में आप रिवीजन देखने वाले हैं। किसका रिवीजन? पॉलिटी का रिवीजन जो है आप 15 मिनट में देखेंगे। चलिए, पॉलिटी की अगर हम बात कीजिए तो पॉलिटी जो है उसी आधार पर काम करता है कि संविधान जब बना हुआ हो, संविधान के नियम बने हुए, तो उस नियम के आधार पर हमारी पॉलिटी यानी कि हमारे राजनीतिज्ञ काम करते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जो काम करते हैं उन काम करने वालों को। बात की जाए तो भारत में शासन सत्ता जो है, ध्यान रखिएगा, हमेशा त्रिस्तरीय शासन सत्ता जो है भारत में काम करती है। कितनी स्तरीय? त्रिस्तरीय शासन सत्ता काम करती है। केंद्र में त्रिस्तरीय शासन सत्ता जो है वह संसद के रूप में काम करती है, राज्य में विधानमंडल के रूप में, और पंचायतों में जब जाइएगा तो आप ग्राम पंचायत के रूप में आप देखेंगे, नगर पालिका के रूप में आप देखेंगे। संसद की अगर बात की जाए तो संसद को 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला त्रिस्तरीय काम करती है। कौन कौन से? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, दूसरा बात की जाए तो आपका लोकसभा, लोकसभा, और तीसरा बात किया जाए तो राज्यसभा। ये तीनों मिलकर के जो है केंद्र में शासन सत्ता को चलाने का काम करते हैं, यानी केंद्रीय शासन सत्ता को चलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो संसद की होती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा की। राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो कल आपने आर्टिकल में देखा था राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारे आर्टिकल, हम पूरा आर्टिकल की बात नहीं करेंगे। राष्ट्रपति जो है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी अगर बात की जाए तो वह कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित और 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होनी चाहिए। और तीसरा जो है, इसका इलेक्शन जो होगा वो किस आधार पर होगा? तो अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। और यह मतदान प्रणाली कैसा होगा? तो एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर जो है इसका चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो भारत के जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि वर्तमान टाइम में देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जो है, द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू वर्तमान टाइम में भारत की क्या है? राष्ट्रपति है। हालांकि ये अगर देखा जाए तो दूसरी महिला राष्ट्रपति, जबकि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। अगर देखा जाए कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी तो ध्यान रखिएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है, देवी सिंह पाटिल, वो जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के अधिकारों की, तो राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास 3 प्रकार के विटो का अधिकार होता है। वीईटीओ, 3 प्रकार के विटो का अधिकार। विटो एक ऐसा अधिकार है जिसका उपयोग राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वो 3 प्रकार के विटो के अधिकार कौन कौन से हैं? तो निरपेक्ष विटो, निरपेक्ष विटो। दूसरा अगर विटो का अधिकार को कहें तो दूसरा अधिकार होता है निलंबनकारी विटो, निलंबनकारी विटो। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं जेबी विटो, यानी कि पॉकेट विटो। जेबी विटो, जेबी विटो, जेबी विटो, यानी पॉकेट विटो। ये तीनों विटो का अधिकार राष्ट्रपति जो है तब करते हैं जब कोई विधेयक राष्ट्रपति को लगता है कि सही नहीं है। जैसे निरपेक्ष वीटो का अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति तब करते हैं जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के आए और लगे कि नहीं, यह विधेयक जो है सही नहीं है, तो राष्ट्रपति उसको अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। निलंबनकारी वीटो का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति को लगे किसी विधेयक में कुछ बातें ठीक नहीं है, इसको ठीक किया जाए, तो एक बार रिटर्न कर सकते हैं। और जेबी वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए जब अपने पास सुरक्षित रख ले, तो उस प्रकार के वीटो को हम लोग बोलते हैं जेबी वीटो। अगर राष्ट्रपति की को देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास 7 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। कितने प्रकार की शक्ति जो है? शक्ति 7 प्रकार की प्राप्त है। कौन कौन सा? सबसे पहला कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका। राष्ट्रपति जो होते हैं, याद होगा कल आपने चर्चा किया था आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख है, लेकिन प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है। सवाल इस तरह से आ जाए कि कार्यपालिका प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख अगर पूछ दे कौन है, तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, इनके पास वित्तीय अधिकार है। वित्तीय अधिकार, जब भी वित्त विधेयक पास होगा इनकी पूर्व अनुमति के पश्चात ही पास होगा। तीसरा अगर हम बात करें तो इनके पास जो अधिकार है वह विधायी अधिकार है, विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार इनके पास होता है। चौथी अगर बात करें तो राजनयिक अधिकार इनके पास है, राजनयिक नयिक अधिकार जो है इनके पास है। ये आईएफएस अधिकारियों को विदेशों में राजदूत के रूप में नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं। इसके अलावा बात किया जाए तो इनके पास आपातकालीन शक्ति जो है इनके पास प्राप्त है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो छठा इनके पास जो है सैन्य अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, यानी कि सैन्य अधिकार इनके पास प्राप्त है। और सातवें की बात की जाए तो न्यायिक अधिकार भी इनको प्राप्त है। न्यायिक अधिकार, अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की सजा हो गई है, उम्र कैद हो गया हो, फांसी की सजा हो गई हो,
और वह राष्ट्रपति से गुहार लगाता है तो राष्ट्रपति उसके स्थिति परिस्थिति को देख करके उसको माफ करने का अधिकार भी रखते हैं, या उसको उसके सजा को कम करने का अधिकार भी अपने पास रखते हैं। तो इस प्रकार के अधिकार को न्यायिक अधिकार कहते हैं। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के क्या होते हैं, शक्ति, 7 प्रकार की शक्ति और 3 प्रकार के वीटो का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। अगर हम बात करें सैन्य अधिकार का, तो सैन्य अधिकार के तहत ही राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति काम करते हैं। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कौन कौन सा आपातकाल? सबसे पहला बात किया जाए तो राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति लगा सकते हैं। कब लगाएंगे? जब किसी राज्य का राज्यपाल लिखित रूप में राष्ट्रपति को यह सूचित करे कि फलाने राज्य, यानी जिस राज्य का वह राज्यपाल है वहां पर संविधान के अकॉर्डिंग शासन सत्ता नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा अगर बात किया जाए तो आपको राष्ट्रीय आपातकाल। यह आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति को लगाने का अधिकार है, और यह राष्ट्रपति तब लगाएंगे जब बाहरी आक्रमण हो जाए या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन भारत में अब तक 3 बार लगा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश युद्ध के दौरान, और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब आंतरिक अशांति के कारण जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। आंतरिक अशांति के कारण अगर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है आपको घोषणा कर सकते हैं, किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल की बात करता है। वित्तीय आपातकाल की बात, यह आर्टिकल 360 के अंतर्गत, यदि भारत में पैसे की स्थिति खराब हो जाए, देश दिवालिया होने के कगार पर चला जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं हुई है। राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो सबसे पहला राष्ट्रपति शासन जो है केरल राज्य में लगा था, ये आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति जो होते हैं इनके पास और भी बहुत सारे अधिकार होते हैं। जैसे मैंने इनकी नियुक्ति की बात की है, तो इनकी नियुक्ति करने का अधिकार जो होता है इनके चुनाव में, यानी कि राष्ट्रपति का जो नियुक्ति जो है वो नहीं होता, राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो सबसे पहला आपको लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी, ध्यान रखना है, सभी निर्वाचित बात हो रही है, निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा हम बात करें तो कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। और तीसरा जो है सभी राज्यों के विधानसभाओं के सभी सदस्य। ध्यान रखिएगा, विधानसभाओं में निर्वाचित की बात नहीं हो रही है, सभी राज्यों के विधानसभाओं के सभी सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम जो होता है वह किसका होता है? तो वह मुख्य न्यायाधीश का होता है। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका काम होता है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का काम। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र जो देंगे तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे अगर उपराष्ट्रपति पद पर ना हो। लेकिन अगर राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो उनके पद को अगले 6 महीने तक संभालने का अधिकार जो होगा वह उपराष्ट्रपति का होगा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति किसी कारणवश संभालने में सक्षम ना हो तो सीजेआई, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो उनके पद को संभालेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि राष्ट्रपति, क्या ऐसा कभी घटना घटा है? तो निश्चित रूप से घटा है। जब राष्ट्रपति वीवी गिरि ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था तो उस समय के मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के पद को क्या किया था? सुशोभित किया था, संभाला था। ठीक है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं सामान्य तौर पे हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल्स है जो उपराष्ट्रपति के बारे में बताते हैं। कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 63 बताता है भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 बताता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और राज्यसभा का सभापति के पद के लिए ही उपराष्ट्रपति को क्या मिलता है? वेतन दिया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, केवल लोकसभा के सभी सदस्य। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति में कोई और था, यहाँ कोई और है, और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। लोकसभा, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है उसको पद से हटाने की प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग महाभियोग। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हम पद से हटा सकते हैं। और आपने देखा होगा आर्टिकल 61 जो है इसके बारे में प्रावधान करता है। महाभियोग लगाएगा कौन? तो महाभियोग जो है वह आपको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक महाभियोग लगाएगा, दूसरी उसकी पुष्टि करेगा तो राष्ट्रपति अपने पद से क्या करेंगे? त्यागपत्र देंगे। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जब भी लगाएगा तो राज्यसभा ही लगाएगा, लोकसभा नहीं लगाएगा। लोकसभा उस महाभियोग की क्या करेगा? पुष्टि करेगा। राज्यसभा महाभियोग लगाएगा, लोकसभा उस महाभियोग की पुष्टि करेगा।
जाएगा तब आपको राष्ट्रपति को क्या करना होगा, उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। ठीक है। सामान्य तौर पे अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा जो है, लोकसभा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग निचला सदन, निचला सदन या इसी को हम लोग जो है निम्न सदन, या इसी को हम लोग जो है आम सभा के नाम से भी जानते हैं, आम सभा के नाम से भी जानते हैं। ये सभी जो है लोकसभा को ही कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली यानी कि 18 साल या उससे अधिक के उम्र के सभी लोग जिनका नाम उनके निर्वाचन क्षेत्र में है वो इनके चुनाव में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। सामान्य तौर पर लोकसभा में सीटों की, वर्तमान में सीटों की संख्या अगर देखी जाए, वर्तमान में मैं बात कर रहा हूं, सीटों की संख्या जो है वह कितनी है, 543 है। पहले 545 थी, लेकिन आपका याद होगा मैंने कल चर्चा किया था कि आंग्ल इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद इनका पद हो गया 543। ये सभी जो है विभिन्न राज्यों से चुन करके आते हैं प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा। लेकिन इसकी संख्या जो है अधिकतम अगर पूछा जाए कितना हो सकता है, तो वर्तमान टाइम के हिसाब से 550 हो सकता है, और ये 550 विभिन्न राज्यों से चुन करके आ सकते हैं। आंग्ल इंडियन का पद समाप्त हो गया, नहीं तो पहले कितना था, 552 था, जिसमें से आपको 550 विभिन्न राज्यों से चुन करके आते और 2 सदस्य जो होते हैं वो आंग्ल इंडियन होते, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती। अब देखिए लोकसभा जो होता है, लोकसभा इसमें जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति होती है, जिस दल को बहुमत की प्राप्ति होती है, उस दल को राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस दल को राष्ट्रपति कहते हैं कि भैया आप अपना एक नेता चुनिए, आप जो है सरकार बनाइए, आप जो है सरकार बनाइए। तो बहुमत दल जो होता है, बहुमत दल वह अपने में से एक व्यक्ति को नेता चुनता है, उसी नेता को राष्ट्रपति जो होते हैं वह प्रधानमंत्री के रूप में क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, और प्रधानमंत्री के सलाह पर फिर उसके परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। आइए एक चित्र से आप समझाते हैं। सामान्य तौर पे मान लेते हैं कि पूरा का पूरा लोकसभा हो गया, तो इस लोकसभा को हम लोग बोलते हैं विधायिका। लेकिन याद होगा कल आपने देखा था 91वां संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत 15% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बन सकते हैं। तो उस स्थिति में अब क्या होता है कि पूरे के पूरे, अब इसमें तो सदस्यों की संख्या हो गई कितनी, 543 सदस्य हो गई, तो 543 सदस्यों को हम लोग तो मंत्री बनाएंगे नहीं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि इसमें से एक सेक्शन चुना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मंत्री परिषद, या इसी को बोल लीजिए 15%, या इसी को बोल लीजिए सरकार। आप जो बार बार सरकार सरकार सब सुनते हैं वह बात मंत्री परिषद की होती है, विधानसभा विधायिका की नहीं होती। विधायिका टोटल लोकसभा की बात हो रही है, और ये मंत्री परिषद इन्हीं के द्वारा जो है सो सरकार शासन सत्ता संचालित किया जाता है। ये जो विधायिका है इसका काम होता है कानून बनाना। क्या होता है, कानून बनाना। ये जो होता है इसका काम होता है आपको कानून लागू करना, कानून लागू करना। और एक होता है आपको न्यायपालिका। क्या होता है, न्यायपालिका। इसका काम होता है कानून का रक्षा करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका जो है यह कानून का रक्षा करने का काम करती है। विधायिका कानून बनाती है, मंत्री परिषद यानी कि सरकार जो है वो, या मंत्री परिषद, या इसी को हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहते हैं, कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है यह आपको कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका जो है यह कानून की रक्षा करती है, हिफाजत करती है। अब अगर हम आते हैं किधर की तरफ, आ जाइए विधानमंडल में। मंडल, ठीक है। विधानमंडल में जब आप आइएगा तो विधानमंडल जो होता है यह भी कितने प्रकार का होता है, यह भी आपको जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, इसमें भी होते हैं आपको राज्यपाल, इसमें होते हैं आपके जो है विधान परिषद, और इसमें होते हैं आपके विधानसभा। ठीक है, जो विधान परिषद होता है इसी को हम लोग बोलते हैं उच्च सदन, या इसी को बोलते हैं हम लोग उच्चतम सदन। इसको हम लोग बोलते हैं निम्न सदन, या इसी को हम लोग बोलते हैं निचला सदन। ठीक है, और राज्यपाल। अब आइए थोड़ा सा हम आपको पीछे वाले चित्र पे लेके आते हैं। ये सब कहीं कुछ दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि जब केंद्र आप ठीक से पढ़ लीजिएगा तो राज्य को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारी बातें सेम टू सेम हो जाती है। सेम टू सेम कैसे हो जाती है, तो जो यहाँ पे आप राष्ट्रपति को देख रहे हैं, राष्ट्रपति के नियम कायदे कानून देख रहे हैं, वही सारी चीजें आप राज्यपाल में इंप्लीमेंट कर दीजिए। केवल आर्टिकल का अंतर होगा, बाकी रूल रेगुलेशन सब सेम होंगे। लोकसभा के बारे में जो आप पढ़ेंगे, लोकसभा को सीधे ले जाकर के विधानसभा में, ध्यान रखिएगा विधान परिषद नहीं, विधानसभा में जाकर घुसा दीजिए, सारे नियम रूल रेगुलेशन सब वही होंगे, केवल आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल चेंज हो जाएगा।
और राज्यसभा जो होता है इसको उठा के लेके चले जाइए कहां पर, आपको विधान परिषद में। जो चीजें राज्यसभा में होंगी सारी चीजें विधान परिषद में होगी, कहीं एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे बात करते हैं लोकसभा की। अगर बात की जाए तो लोकसभा में सदस्यों की जो आयु होती है, न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष का आयु अगर हो गया है तो आप लोकसभा का सदस्य बनने के लायक है। राज्यसभा का जो सदस्य होता है इसका कार्यकाल जो होता है, इसकी आयु जो होती है कितनी होती है, 30 वर्ष, यानी कि 30 वर्ष की आयु के बाद आप राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। लोकसभा जो होता है इसको भंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। यह एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, जिसको प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, भंग किया जाता है। बीच में भी भंग किया जा सकता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद जनरली आपका जो राज्यसभा होता है ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल यहाँ आपने देखा 5 साल इसका होता है, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, परंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये जो लोग होते हैं ये राज्यसभा के सदस्य, ये सभी अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा विभिन्न राज्यों से चुनकर के आते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जो बात मैं राज्यसभा में बता रहा हूं उन सभी को आप कहां पे इंक्लूड कर दीजिए, उन सभी को आप विधान परिषद में जाके इंक्लूड कर दीजिए। जो मैंने लोकसभा के बारे में बताया उस सभी को ले जाके विधानसभा में इंक्लूड कर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं राज्यसभा के अंदर जो एक्स्ट्रा बातें आपको बच गई उस पर हम लोग देख लेते हैं। मैंने बोला आपको जो विधान परिषद है, विधान परिषद ये ध्यान रखिएगा सभी राज्यों में नहीं है, ये वर्तमान टाइम में मात्र भारत के 6 राज्यों में ही काम करती है। भारत के मात्र 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है, तो आइए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। एक ट्रिक है आपका, अब तुम करना, अब तुम करना, KAR, ए से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसमें सीटों की संख्या 50 है। बी से बिहार, इसमें सीटों की संख्या आपको 75 है। टी से तेलंगाना, इसमें सदस्यों की संख्या 40 है। यू से उत्तर प्रदेश, इसमें आपको सदस्यों की संख्या कितनी है, इसमें सदस्यों की संख्या जो है 101 है, ध्यान रखिएगा 101 है। महाराष्ट्र, एम से महाराष्ट्र, इसमें सदस्यों की संख्या 78 है और कर्नाटक सदस्यों की संख्या 75 है। ठीक है, ये मात्र 6 राज्य हैं जहां पर वर्तमान टाइम में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद प्रेजेंट टाइम में नहीं है। अगर किसी राज्यों में विधान परिषद हो भी सकता है, किसी राज्य में विधान परिषद खत्म भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा राज्यसभा और विधान परिषद में एक अंतर है, राज्यसभा को कभी खत्म नहीं कर सकते, कभी नहीं, किसी भी कीमत पे कभी खत्म नहीं हो सकता राज्यसभा, लेकिन विधान परिषद जो है यह खत्म भी हो सकता है और विधान परिषद एक नया भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई राज्य अगर चाह रहा है कि अपने यहाँ विधान परिषद को खत्म कर दे, तो वह लोकसभा से बिल को पास करेगा और उसके बाद वो केंद्र के पास जाएगा, वहां से राष्ट्रपति को जब अनुमति मिल जाएगी, राष्ट्रपति अनुमति दे देंगे, लोकसभा राज्यसभा अनुमति दे देगी, तो उस राज्य में विधान परिषद खत्म। अगर किसी राज्य में राज्य सरकार चाहती है कि यहाँ पे विधान परिषद नहीं है और यहाँ पे आए, तो वह क्या कर सकती है, अपने यहाँ लोकसभा में बिल पास, विधान परिषद विधानसभा में बिल पास करेगी और उसको भेजेगी लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर आपका राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की जब अनुमति मिल जाएगी तो उस राज्य में विधान परिषद की घोषणा हो जाएगी, यानी कि विधान परिषद की शुरुआत हो जाएगी। विधान परिषद की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो है वह 40 से कम नहीं हो सकता है, और अधिकतम सदस्यों की संख्या अगर बात करें तो उस राज्य की विधानसभा के, जैसे बिहार विधानसभा में 243 सीट है, उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ध्यान रखिएगा विधान परिषद में सीटों की संख्या न्यूनतम 40 और अधिकतम उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की अगर बात की जाए तो स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है, सीधा समझिए, गांव के क्षेत्र में ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और शहरी क्षेत्र में आप देख लीजिए नगर पालिका, नगर पालिका, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्थानीय स्वशासन। अगर स्थानीय स्वशासन की बात की जाए तो भारत में सबसे पहला स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो रिपन, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसने स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था सबसे पहले कहां की थी, मद्रास में की थी। ध्यान रखिएगा मद्रास पहला राज्य है जहां पर, मद्रास पहला क्षेत्र है जहां पर, प्रांत था जहां पर नगर पालिका की व्यवस्था की गई थी, नगर पालिका की व्यवस्था की गई थी। लेकिन यह अंग्रेजों के दौर में ही थी, आजादी से बहुत पहले थी। आजादी के बाद की अगर बात की जाए तो स्थानीय स्वशासन के बारे में हमारे आर्टिकल की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 जो है वह आपको स्थानीय स्वशासन के बारे में बताता है। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में 243 का ए से लेकर के ओ तक आपको ग्राम पंचायत के बारे में बताता है। अगर हम बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका के बारे में आर्टिकल 243 का पी से लेकर के जेड जी तक जो है जानकारी देता है, आर्टिकल पी से जेड जी तक। अगर हम बात करें भाग की, तो भाग 9 जो है यह बताता है आपको किसके बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में, और 9 का क बताता है आपको नगर पालिका के बारे में। अगर हम बात करें अनुसूची की, तो अनुसूची 11 बताता है ग्राम पंचायत के बारे में और अनुसूची 12 बताता है आपको नगर पालिका के बारे में। ठीक है, भारत में जो नगर पालिका या स्थानीय स्वशासन है यह बलवंत राय मेहता समिति की देन है। और बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि भैया भारत में जो है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था आप लागू कीजिए। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था, पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति,
प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद। और आप देखिएगा आज के टाइम में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो है सो आपके यहाँ काम करती है, जो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था है। और देन किसका है? बलवंत राय मेहता समिति का। और इन्होंने जो है 1957 में इस बारे में कहा था। और 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में आपको जो है ग्राम पंचायत लागू किया गया था। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछ दे कि भैया ये बात बताइए कि पहला तो राजस्थान का नागौर जिला है, दूसरा कौन है? तो दूसरा ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश। प्रदेश का आंध्र प्रदेश का महबूब नगर जो है, यहाँ यह दूसरा शहर है, क्षेत्र है, जहां पर स्थानीय स्वशासन को की घोषणा हुई थी, लागू की गई थी स्थानीय स्वशासन को। अगर हम ग्राम पंचायत या नगर पालिका की बात करें तो उसका सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। नगर पालिका और ग्राम पंचायत दोनों में कुछ चुनाव प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। ग्राम पंचायत अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायत इसके लिए जो है 29 विषय रखे गए हैं जिस पर काम कर सकती है ग्राम पंचायत। और नगर पालिका की बात की जाए, नगर पालिका की बात की जाए तो इसमें जो है 18 विषय रखे गए हैं जिस पर नगर पालिका कार्य कर सकती है। ठीक है, ये आपका होता है कंप्लीट पॉलिटी। फिर हम लोग मिलेंगे कल जो है एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।